बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। वक्त कम, मुकाबला सख्त है और काजी साहब की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है और जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं और नून लीग ये समझती है, जाती उमरा और पूरे का पूरा जाली निज़ाम ये समझता है कि उनके दिन भी गिने जा चुके हैं, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा भरोसा जो सबसे बड़े सहूलतकार वो समझते थे वो काजी साहब थे। और काजी साहब की मौजूदगी में और काजी साहब के होते हुए वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन काजी साहब को अदलिया ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि काजी ईसा साहब जो हैं वो आइन शिकनी और जमहूरियत के खिलाफ और कानून के खिलाफ वो उस हद तक चले गए कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लिहाजा ये जाली निज़ाम कायम तो काजी साहब ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और दीगर सब ने मिलकर कायम कर दिया, लेकिन ये निज़ाम चल नहीं पा रहा। और अब चूंकि काजी साहब का वक्त करीब आ रहा है, एक्सटेंशन वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है और किसी किस्म की आईनी तरमीम का कोई चांस नजर नहीं आ रहा, लिहाजा अब वो हाथ पांव मार रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। दिन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो जस्टिस जहांगीरी साहब वाला मामला मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लूसिव जस्टिस जहांगीरी साहब 6 जजेस में से एक जज हैं जिन्होंने खत लिखा था और उन्होंने कहा था कि हम शदीद तरीन दबाव में हैं, स्टैब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। सेक्टर कमांडर्स, ब्रिगेडियर्स का नाम लिया उन्होंने और डीजीसी फैसल नसीर साहब का नाम लिया, सबका नाम लिया और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ हो रहा है। तो उसमें से अब जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम शुरू हो गया है और उनके खिलाफ एक ले लिया गया जनाब यकतरफा तौर पे एक रिपोर्ट ले ली गई कराची यूनिवर्सिटी से कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है और उनकी एनरोलमेंट कैंसिल कर दी गई, यानी कि डिग्री मंसूख करवा दी गई है। और यह भी सिर्फ मीडिया की हद तक खबरें आ रही हैं और कल प्रोफेसर साहब को बेवफा किया गया था। तो मसला क्या है, जहांगीरी साहब से क्या मसला है? जहांगीरी साहब से मसला ये है जी कि वो इस्लामाबाद के 3 हलकों का सुन रहे हैं, केस सुन रहे हैं। चूंकि जस्टिस जहांगीरी को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे जो है वो उनको नॉमिनेट किया और उनकी तकर्री हुई और उन्होंने फिल फॉर इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस उन्होंने टेकअप कर लिया, क्योंकि अपीलें फाइल हुई थी और इस्लामाबाद के तीनों हलके जो है कौमी असम्बली के, उन तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, मुस्लिम लीग नवाज हारी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस दौरान जस्टिस जहांगीरी साहब से कहा गया कि आप उनको पहले ब्राइब ऑफर की गई और उसके बाद उनको धमकियां दी गई, फिर ब्लैकमेल किया गया और उन्हें कहा गया कि जनाब आप मेहरबानी करें और इसको गो स्लो पे चले जाएं और ये मुकदमा आप न सुने, और अगर ये मुकदमा सुना और ये तीनों हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस जाते हैं तो हमारे पूरे का पूरा इलेक्शन का जो है सत्यानाश हो जाएगा। फिर जहांगीरी साहब को कि जहांगीर साहब नहीं रुके, उन्होंने फाइन भी किए और उन्होंने फॉर्म 45 मांग लिया, फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मांग लिया, इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांग लिया। फिर तीनों उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नवाज के, ये चले गए इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। फिर हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को बताया, हुकूमत ने फौरी फौरी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर हो सकते हैं और वो मुकदमा सुनेंगे। तो रिटायर्ड जज भी तैनात कर दिए गए और फिर जस्टिस जहांगीरी साहब से वो तीनों केस लेकर हवाले कर दिए गए रिटायर्ड जज शकूर पराचा साहब के और वहां से मामला तय करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ये हुक्म जो है इलेक्शन कमीशन का ये चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जो है वो सेटिसाइड हो गया और दोबारा मामला चला गया जस्टिस जहांगीरी साहब के पास। जस्टिस जहांगीर साहब को फिर अप्रोच की गई कि आप बाज आ जाएं, आप इस तरफ मत जाएं, ये केस मत सुने और इसको लिंगर ऑन करें। लेकिन जहांगीरी साहब ने कहा कि जो 180 दिन के अंदर अंदर, उन्होंने कहा मैंने फैसला देना है तो 3 से 6 माह के अंदर अंदर, तो मैंने तो उसके अकॉर्डिंगली चलना है। लेकिन वो बाज नहीं आए और उन्होंने अपना काम जारी रखा और उसका नतीजा फिर ये निकला कि कल कराची यूनिवर्सिटी में फिर उनकी डिग्री बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे डाली गई, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई, डिजिटल दहशतगर्दी का वो शिकार हुए, शैतानी मीडिया का वो शिकार हुए, सबके वो शिकार होने के बाद बिल आखिर उनको कल एक यकतरफा तौर पे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो एक ऑर्डर ले लिया गया है, उसका भांडा फोड़ दिया प्रोफेसर रियाज साहब ने। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि चाहते क्या हैं, ये चाहते ये हैं कि किसी भी तरीके से जस्टिस जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया जाए और फौरी तौर पे काम करने से रोक दिया जाए इस डिग्री की बुनियाद पे, क्योंकि काजी साहब के होते हुए ये काम हो सकता है और उनको अभी हैं चूंकि 55 दिन, इन 55 दिनों में ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि जहांगीरी साहब को हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाके इनका ट्रायल शुरू करवा दें और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल
یہ آرڈر کر دے کہ جی آپ ان کو سسپینڈ کر دیں جہانگیری صاحب کو، تو جہانگیری صاحب کو سسپینڈ کر نہیں سکتے، میرا اپنا خیال ہے، اور پھر یہ ایک ریٹ پٹیشن فائل کریں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا پھر سپریم کورٹ میں، یہ دیکھیں جی ڈگری جعلی ہو چکی ہے، جب تک تحقیقات نہیں ہوتی، جب تک یہ فائنل نہیں ہوتا تو جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے روک دیا جائے، تو اس طرح کا کوئی آرڈر لینے کی کوشش کریں گے اور جسٹس جہانگیر صاحب کو کہیں گے جی آپ آرام کریں، اور جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو لہٰذا وہ تینوں حلقے جو ہیں وہ کام رک جائے گا اسلام آباد کے تینوں قومی اسمبلی کے حلقوں کا، اور پھر اس دوران کیا کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ یہ کریں گے کہ کسی اور جج کو آپ اپوائنٹ کر دیں، عامر فاروق صاحب سے کہیں گے کہ جی آپ کسی اور جج کو اپوائنٹ کر دیں اور الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ، تو پھر ان کے سامنے معاملہ لے جانے کی کوشش کریں گے، یا پھر الیکشن کمیشن یہ اس کو یہیں روک دیں گے کہ جناب اس کو فی الحال نہ کھولا جائے، تو یہ ایک پورے کا پورا ایک پلان ہے، اور جس کی وجہ سے فوری طور پہ جسٹس جہانگیری کو یہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کے خلاف یہ ساری کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، اور یہ جلدی جلدی آرڈر لینا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے اچھا تبصرہ فواد چودھری صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی کراچی یونیورسٹی کی رپورٹ کے بعد اب آئے گا نادرا، آئے گا اور نادرا کہے گا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیں کہ یہ وہ جہانگیری صاحب نہیں ہیں، طارق محمود نہیں ہیں جس کو ہم نے جج بنایا تھا، یہ تو کوئی اور آ گئے، غلطی سے ادھر آ گئے ہیں، تو اس طرح کے مذاق ہیں، کیونکہ 89 میں انہوں نے کیا تھا لا کراچی سے، اور 89-90 میں کیا تھا، اور اس کو واقع کو ہو گئے 35 سال، اور اس کے بعد وہ بطور وکیل انرولمنٹ ہوئی ان کی، پھر وہ ہائی کورٹ کے وکیل بنے، پھر سپریم کورٹ کے وکیل بنے، پھر وہ جج بنے، تو اس سارے دوران جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہوا، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا یہ فارم 47 والی حکومت کو بچانے سے، تو فارم 45 والا معاملہ انہوں نے کھولا، تو اب کہتے ہیں کہ نہیں جناب اب نہیں، تو یہ ہے جسٹس جہانگیری صاحب کا والا معاملہ، حقیقت یہی ہے، تو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ جو سسلین مافیا ہے یہ بہت مشکل ہے کہ یہ کامیاب ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے طالبان، اور عمران خان صاحب چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے کاغذات ان کے داخل ہو چکے ہیں، اب کالم پہ کالم آ رہے ہیں، ان پہ پہلا اعتراض گارجین نے کہا جی، کیونکہ گارجین کا آرٹیکل کہ طالبان کے وہ حامی ہیں، اور طالبان خان اور پھر اسامہ کے جو وہ ہیں جی، اسامہ کو وہ شہید کہتے ہیں، انہوں نے دہشت گرد نہیں کہا، اور تیسرا سلمان رشدی والا معاملہ اٹھایا، تو سلمان رشدی والے پہ بات ہو چکی ہے، لائیو سیشن میں میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ کر چکا ہوں۔ طالبان والے معاملے میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان جو ہے وہ بنایا کس نے، طالبان بنایا، طالبان کی پہلی حکومت کس نے قائم کی، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، پاکستان میں پہلی حکومت طالبان کی قائم کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ محترم بے نظیر بھٹو کا دور تھا، اور انہوں نے قائم کی، اور ان کے دور میں قائم ہوئی، انہی کے دور میں تسلیم ہوئی، اور ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رہی، اور بہت طویل عرصے تک رہی، امریکہ کی بھی، پاکستان کی بھی، سب کی رہی، ساری دنیا کی، لیکن جب انہوں نے وہ اقدامات اٹھائے افغانستان کے اندر خواتین کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، اس کے بعد پھر جھگڑا شروع ہو گیا، پھر اسامہ بن لادن کا معاملہ شروع ہوا، پھر 9/11 آ گیا، اس کے بعد اگلی لڑائی شروع ہو گئی، اور اسامہ بن لادن کے بارے میں انہوں نے لڑائی شروع، اور پھر طالبان کے ساتھ جنگ کے بعد پھر اسی طالبان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات ہوئے امریکہ کے، اور ایک پیس ایگریمنٹ ہوا، پیس ایگریمنٹ کے بعد وہاں سے انخلا ہوا، طالبان کی مرضی سے ہوا انخلا غیر ملکی فوجوں کا، اور پیسفلی انخلا ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی دنگا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، اور کابل جو ہے وہ طالبان نے پیسفلی آرام سے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور اشرف غنی جو ہیں وہ چلے گئے اڑ کے ہیلی کاپٹر پہ بمائے ساز و سامان، وہ مڈل ایسٹ کی طرف چلے گئے، یو اے ای میں، تو یہ معاملہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد پھر طالبان کے ساتھ پھٹا شروع ہو گیا، تو طالبان کو ریڈ کارپٹ کون دیتا تھا، طالبان کو پالا کس نے، طالبان کو بنایا کس نے، اور طالبان کو کھڑا کس نے کیا، یہ ذرا ریکارڈ میں دیکھ لینا چاہیے، اگر یہ سارا ہے تو پھر ان سب کو بھی کر دینا چاہیے، تو طالبان کے ساتھ بہرحال مذاکرات، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، جنگ و جدل ختم ہونی چاہیے، اور بالآخر انہی کے فارمولے کو تسلیم کیا گیا۔ اب آتے ہیں اسامہ کا، تو اسامہ بن لادن جو ہیں وہ بھی جو تھے وہ تھے جی، ان کے آنکھوں کا تارا تھے، اور جب افغانستان کے خلاف چل رہی تھی لڑائی رشیا والی، تو اس میں اسامہ کو بہت پروموٹ کیا گیا، اور اسامہ کا ریڈ کارپٹ دیا جاتا تھا، استقبال کیا جاتا تھا، وہ سب کچھ ہوتا تھا، اور ایک پراکسی کے ذریعے پیسہ بھی ان کا استعمال ہوا، اور یہ سارے کے سارا جو جہاد ہوا وہ اس میں بہت اہم رول تھا، اور پھر اسامہ جو ہیں ان سے پیسے لیے گئے، اور
یہ چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ پیسے لیے گئے, پیسے لیके सब कुछ किया गया और पैसे लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई गई. तो ये उसामा पे एतराज़ है और उसामा का ये जवाब है. तो बात कहने की ये है कि ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और फिर अब चूँकि इमरान खान आ गए हैं और इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, कागजात मंजूर हो गए हैं, तो अब ये आर्टिकल्स आ रहे हैं और उन आर्टिकल्स को पाकिस्तान के जो मीडिया है वो बहुत तरह हाईलाइट कर रहा है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या. और फिर ये है कि जनाब फिर चलें साथ साथ दूसरी तरफ भी चले जाएं और सलमान रश्दी वाले मामले को भी हाईलाइट करें. वो कहीं आपको नज़र नहीं आएगा किसी भी हेडलाइन में, टीवी चैनल्स की किसी भी हेडलाइन में. तो बहरहाल ये तो है इमरान खान अलबत्ता जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ पे उन्हीं की खबर बनती है, किसी और की नहीं बनती. तो आगे बढ़ते हैं जी. नवाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरा से पहले अडयाला जेल के हालात वाक़यात उस पर डिस्कस करते हैं जी. अडयाला जेल में अमला तब्दील कर दिया गया और पहले एक दफ़ा तब्दील किया गया, फिर दूसरी दफ़ा तब्दील किया गया, अब तीसरी दफ़ा अमला तब्दील किया गया और इस दफ़ा 61 मुलाजमीन जो हैं वो तब्दील कर दिए गए अडयाला जेल के. और क्यों किए कि वो इमरान खान साहब के ज़ेर असर आ गए थे. और मसला ये है कि इमरान खान के ज़ेर असर आने की क्या बात है कि वो कोई भी जो अमला है वो अपने हदूद और क़यूद में रहता है और इमरान खान साहब की डीलिंग जो है वो बहुत अच्छी है उधर और वो जो भी उनसे मिलता है वो फरेफ्ता हो जाता है, वो उनका जिगर बन जाता है और ये चीज़ें इनको कबूल नहीं है. और कोई भी अभी तक इमरान खान साहब को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाते और जो होते हैं अनफेयर मीन्स यूज़ करने होते हैं. और क्योंकि अभी जब अमला तब्दील हुआ तो अब चूहे छोड़े जा गए बुशरा बीबी के कमरे में और छत से गिराए जाते हैं और नमाज के दौरान उनको प्रॉब्लम होता है, सजदा कर रहे होते हैं, चूहे छोड़ दिए जाते हैं, फिर गटर खोल दिया गया, इस तरह के जो हरकतें की गई. तो बहरहाल अब वहाँ पे 61 मुलाजमीन तब्दील कर दिए गए हैं और इसका मकसद यही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को हम टफ टाइम दें और उनको जेल के अंदर ऐसा माहौल दिया जाए कि वो ज़िच हो जाएं और वो टूट जाएं. ये कोशिश की जा रही है, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि ये मुमकिन नहीं हो सकेगा. और वो एक मुख्तलिफ किस्म का आदमी है और वो उस तरह का सियासतदान नहीं है हरामखोर कि जिसकी वजह से वो मामला तय करेगा. वो अपने असूलों पे कायम रहेगा बंदा जो मौजूद है. एक और काम किया गया है अडयाला जेल में, कवरेज करने वाले तमाम सहाफ़ी जो हैं वो तब्दील कर दिए गए और मीडिया मालकान को कहा गया है कि जनाब लिस्ट हम बनाएंगे और ये लोग अब कवरेज किया करेंगे. और उसमें सवाल ये है कि मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं एक दो तो हो सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन सब के सब इस्तेमाल हो जाएंगे क्योंकि मसला ये है कि वो कहते हैं कि मीडिया को भी कहा जाता है कि आप भी हार्श हुआ करें इमरान खान के खिलाफ, आप सख्त सवालात किया करें, उनको ज़िद किया करें, उनको गुस्सा चढ़ाया करें, फिर बाहर आके बयान किया करें कि जनाब इमरान खान साहब बड़े परेशान थे, उनको बड़ा पसीना आया हुआ था, वो टूट चुके हैं, वो नफसियाती तौर पे बड़े परेशान नज़र आए, बड़े कमज़ोर नज़र आए. यानी कि ऐसी गुफ्तगू करें कि जिससे इमरान खान की जो पर्सनैलिटी इमेज बिल्डिंग है उसको आप उसका परसेप्शन ख़राब करें इमरान खान का. तो उसके लिए उन्होंने तरीका निकाला है कि हम सहाफ़ी तब्दील कर देते हैं, रिपोर्टिंग टीम जो है वो तब्दील कर देते हैं. अब सहाफ़ियों का जो जेल ट्रायल की कवरेज करने जाएंगे अडयाला में तो उसका तयन जो है वो मीडिया मालकान या ब्यूरो चीफ या जो न्यूज़ हेड्स हैं वो नहीं करेंगे, बल्कि इसकी लिस्ट भी आएगी ISPR की तरफ से कि जनाब ये लोग जाने चाहिए. तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगेन जो सहाफ़ी जाएंगे एक दो हो सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन तमाम के तमाम करेंगे ये मुमकिन नहीं है. और फिर ये है कि ये भी मामला जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो जज ट्रायल कर रहे हैं उनके सामने भी जाएगा. और अगर लोग जो जाना चाहते हैं, कवरेज करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर कवरेज करने जाएंगे क्योंकि ओपन ट्रायल है. ये बात ज़हन में रखिएगा, ओपन ट्रायल है और इसको रेगुलेट करना है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, जज साहब ने रेगुलेट करना है, जेल इंतज़ामिया ने रेगुलेट नहीं करना. तो ये हैं. और दूसरी जानिब एक और ख़बर, और वो है लाहौर में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में और दीगर शहरों में तलबा ने रैलियाँ निकालना शुरू कर दी हैं और अब रोज़ाना की बुनियाद पे रैलियाँ निकल रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे तलबा मुतहर्रिक हो चुके हैं, जलसे हो रहे हैं और कन्वेंशन हो रहे हैं, तकारीर हो रही हैं और सड़कों पे रौनक लगी हुई है. और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो कहते हैं कि हम
तैयारी कर रहे हैं और 8 सितंबर के जलसे की तैयारी कर रहे हैं। 8 सितंबर को तलबा ने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंस हमारी होगी और अब पार्टी लीडर जो है वो पीछे होते जा रहे हैं और वो खुद ब खुद ही पीछे हो रहे हैं क्योंकि तलबा जो है वो आगे आ रहे हैं और बांग्लादेश में भी तलबा ने ही सब कुछ किया था। अब देखते हैं कि इसके असरात पाकिस्तान में कैसे मुरतब होते हैं। ये अब तक की इत्तलाआत हैं जी। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।